हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वांगशियन एफएफ शेयर करने वाली हूँ गाइस। एंड मुझसे ना एक गलती हो गई है, उसके लिए आप लोग प्लीज़, बहुत छोटी सी गलती है लेकिन आप लोग ना मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने आप लोगों के साथ एक कम्युनिटी बार में ना एक पोस्ट शेयर की थी कि आप लोगों को कौन सा एफ़एफ पहले शेयर करूं मैं आप लोगों के साथ, कौन सा एफ़एफ आप सुनना चाहोगे। तो सबसे ज़्यादा वोट एडिक्टेड लव के लिए थे एंड सेकंड वोट जो था वो रियली आई लव यू डेविल के लिए है। एंड मैं इसमें ना एक गलती कर गई हूँ। मैंने 4 एफ़एफ के नेम आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जिसमें ना 2 में गलती हो गई। और वो 2 ये हैं कि जो रियली आई लव यू डेविल वाला जो पार्ट है ना, जो एफ़एफ है, वो सीरियल किलर है ना कि माफिया वर्ल्ड। तो उसमें ना मेरे से गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी गाइस। एंड माफिया वर्ल्ड वाला सेकंड है जिसमें मैंने सीरियल किलर लिख दिया था, सो आई एम रियली सॉरी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ना मुझे माफ़ कर दोगे। आज की स्टोरी को ना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स के बाद ही मैं इसे आगे लिखूँगी। अगर मेरे पास कमेंट आएंगे कि हाँ सिस्टर स्टोरी अच्छी है, आगे लिखिए, तो ही मैं इसे आगे लिखूँगी। मैंने इसके अभी सिर्फ 11 या 12 ही चैप्टर्स लिखे हुए हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखे हैं। मैं आपकी वोट्स के बाद ही इसको आगे लिखूँगी। तो आज का ना पार्ट ना हम स्टार्ट करते हैं। हमें स्टोरी की स्टार्टिंग में एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। इसमें वीइंग एक ओमेगा है एंड वांग जी अल्फ़ा है। एंड साथ ही साथ वीइंग जियांग फैमिली में पला बड़ा है, बट जियांग फैमिली अब इस एफएफ में एक्सेस नहीं करती है, मीन्स जियांग्स में से कोई भी जिंदा नहीं है। एंड लैंड फैमिली में से केवल लैंसीचन एंड लैंड वांगजी ही इस एफएफ में जिंदा हैं, बाद बाकी कोई नहीं। एंड इनके बीच में कोई भी एनिमी नहीं दिखाया है मैंने, बस इनके बीच की एक छोटी सी स्टोरी लिखी है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, कुछ पार्ट्स ही बनेंगे इसके। तो प्लीज़ आप इसे पूरा देखिएगा। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही अंधेरी जगह दिखाई जाती है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था एंड बादल हो रहे थे, बारिश हो रही थी और बारिश में ना बिजली के कड़कने की आवाज़ भी आ रही थी। एक रूम दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का सोया हुआ था और उस लड़के को ना एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, एक लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी और एक लड़के की उसको कि ये तुमने क्या किया, तुमने हमारी मॉम को जान से मार दिया, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है। और वो जो लड़का सोया हुआ था ना, वो ना पूरा स्वेट से भर चुका था और उस पूरी अंधेरी रात में ना ये आवाज़ ना उसके कानों में गूंज रही थी कि ये तुमने क्या किया, तुमने हमारी मॉम को जान से मार दिया, तुमने हमारे डैड को मार दिया, तुमने हमें मार दिया, तुमने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, तुम्हारी वजह से आज हम इस नर्क में हैं। ये सब उस लड़के के कानों में ना सुनाई दे रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि बिजली कड़कने की आवाज़ के साथ वहाँ पर उस लड़की में, जो कि ऐसा कह रही थी कि तुमने हमें जान से मार दिया है, उस लड़की में एक गोली आकर के लगती है बंदूक की और वो वहीं पे ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाती है, डेथ हो जाती है उसकी। एंड उसके पास में जो लड़का खड़ा हुआ था जो कि रो रहा था, वो बार बार यही कह रहा था कि वीइंग तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तभी उस लड़के में आकर के एक गोली लगती है और वो लड़का भी ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाता है। एंड वो दोनों जो चिल्ला रही थी ना कि वीइंग तुमने हमारे मॉम डैड को मार दिया, तुमने हमें मार दिया, ऑन द स्पॉट उनकी भी गोली लगने की वजह से डेथ हो गई थी। अब हमें ना सीन दिखाया जाता है, जो लड़का सो रहा था ना, वो इस सीन को देखने के बाद अचानक से जाग गया। वो ये सब ना सपने में देख रहा था, उसके ना ड्रीम में था जी। और वो जिन्हें देख रहा था ना, उनका नाम लेता है सिजे गा, मैंने आपको नहीं मारा, आप लोग अपनी गलती से मरे हो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और जो लड़का सोया हुआ था ना, जो इन बातों को कह रहा है, वो कोई और नहीं, वो हमारा वीइंग है, वो एक ओमेगा है। और वीइंग ना
इन बातों को ना रोते रोते कह रहा था और वो एकदम चीख के साथ उठा था। तभी उसके रूम में एक लड़की आती है दौड़ करके, और वो आके कहती है, वीइंग तुम्हें फिर से पैनिक अटैक आया है, मुझे बताओ क्या हुआ। तभी वीइंग उस लड़की को हक करता है और कहता है, मुझे फिर से वो लोग दिखाई दिए थे, ये लोग मेरी लाइफ में से जाते क्यों नहीं हैं। इन लोगों ने मुझे पूरी लाइफ इतना दर्द दिया, इतना दुख दिया, और अब भी मैं कोई हैप्पी तो नहीं हूँ, ये लोग मुझे फिर से तंग करने क्यों आ जाते हैं। तभी वो लड़की कहती है, वीइंग कुछ नहीं हुआ। और वो जल्दी से उठती है और उठ के जाके ना वीइंग के बेड के पास में एक ड्रॉअर में से कुछ टैबलेट्स निकालती है, 2 या 3, और उन टैबलेट्स को ला के और वीइंग को ना खिलाती है कि तुम इन्हें खा लो और सो जाओ। इसके बाद ना वीइंग उन टैबलेट्स को खा के रोते रोते ही ना सो जाता है। वो लड़की वीइंग को ब्लैंकेट उड़ाती है और उस रूम में से चली जाती है। वो जाके एक पर्सन को ना कॉल करती है और कहती है, तुम इसकी लाइफ में वापस क्यों नहीं आ जाते हो, क्या पता वो तुम्हारे वापस आने से ठीक हो जाए। तुम्हें पता है उसकी हालत कितनी ख़राब है, मैं पिछले 2 सालों से उसे संभालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो सही नहीं हो पा रहा है, वो हमसे नहीं संभल पा रहा है, प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ। और सामने से ना एक बहुत ही ज़्यादा डीप एंड रूड वॉइस आती है, नहीं मैं वापस नहीं आ सकता हूँ, मुझे देखकर उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तभी वो लड़की कहती, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैंने देखा है, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, तुम्हें पाने का जुनून देखा है मैंने तुम्हारे लिए उसकी आंखों में। मैं जानती हूँ वो तुमसे कभी नफ़रत नहीं कर सकता है, अगर तुम उसे सामने से गोली भी मार दोगे ना तो वो मर जाएगा, लेकिन तुमसे नफ़रत नहीं करेगा, प्लीज़ उसकी लाइफ में वापस आ जाओ। और ऐसे ना वो लड़की कह रही होती है, बट सामने वाला बॉय ना ये कहकर कि नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ, वो मुझसे नफ़रत करता है, मैं नहीं आ सकता हूँ। और ऐसा कह कर के वो फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद वो लड़की वहीं पर उस फ़ोन के पास ही ना बैठ जाती है अपने घुटनों पे और रोने लगती है कि क्यों तुम इसके साथ ऐसा कर रहे हो, तुम्हें पता है हमारा फ्रेंड है ये, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम इसकी लाइफ में वापस आ जाओगे तो क्या हो जाएगा। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो आके कहता है, सीजे आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ। तभी वो कहती है, वेंडिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो सो जाना चाहिए ना। और वो लड़की अपने आंसू को जल्दी से वाइप करती है, जैसे जैसे उसका भाई उसके करीब आता है वैसे ही ना वो जल्दी से अपने आंसू को वाइप करती है और अपनी जगह पे ना खड़ी हो जाती है और कहती है, वेंडिंग तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो। तो वेंडिंग कहता है, लेकिन सेजे आप रो रहे हो, मुझे ना आपके रोने की आवाज़ सुनाई दी। तभी वो लड़की फिर से कहती है कि तुम सोई क्यों नहीं हो, मैंने ये पूछा है। तभी वेंडिंग कहता है, वो सेजे कल मेरा टेस्ट है, एग्ज़ाम है, तो मैं स्टडी कर रहा था और मुझे अचानक से आपके रोने की आवाज़ सुनाई दी तो मुझसे रहा नहीं गया। क्या हुआ, क्या हुआ सेजे, क्या गा को फिर से पैनिक अटैक आया है। तभी वैंकिंग, इस लड़की का नाम वैंकिंग है और ये अपना सिर हाँ में नोट करते हुए कहती है कि हाँ उसे फिर से पैनिक अटैक आया है और तुम जाकर के सो जाओ। वेंडिंग इसके बाद ना कुछ भी नहीं कहता, बिकॉज वैंकिंग ने ना बहुत ज़्यादा गुस्से में कहा था कि हाँ तुम जाकर के सो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। इस बात को सुन के ना वेंडिंग वहाँ से चला गया था और वैंकिंग वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। और वो ना इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते ही क्या करूँ जिससे वीइंग सही हो जाए, ठीक हो जाए, वो पहले जैसा हंसता बोलता हुआ हो जाए, ये सोचते सोचते ना उसको कब नींद आ गई उसको खुद को पता नहीं चला। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वीइंग जो कि अभी भी सोया हुआ था, मॉर्निंग के 8:30 AM हो रहे हैं, 8:30 बजे हुए हैं और वीइंग अभी तक सो रहा है। वैंकिंग उसको जगाने के लिए उसके रूम में जाती है, लेकिन तभी जैसे ही वो उसके रूम के डोर को ओपन करने वाली थी कि घर का जो टेलीफोन था ना वो ना रिंग करने लगता है और वो उस टेलीफोन के पास आती है और उसको पिक करती है और कहती है, क्या तुम आ रहे हो। उसकी हालत बहुत ख़राब है। तभी सामने से आवाज़ आती है कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे उसकी कंडीशन के बारे में बताओ, अब उसकी कंडीशन कैसी है। तो वैंकिंग कहती है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है,
मैं रियल कह रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ, तुम उसके पास आ जाओगे तो उसकी कंडीशन ठीक हो जाएगी। लेकिन सामने वाला जो भी व्यक्ति था ना, वो ना कॉल को कट कर देता है और वैंकिंग उस फ़ोन की साइड ना देखती है। 2-3 बार वो हेलो भी करती है, बट फ़ोन कट हो चुका था। सामने वाले पर्सन ने ना फ़ोन काट दिया था। वैंकिंग गुस्से में उस फ़ोन को ना वहाँ पे पटकती है और कहती है, तुम वापस क्यों नहीं आना चाहते हो? तुमने कोई भी इतनी बड़ी गलती नहीं की है। मैंने माना वीइंग उस टाइम पे गुस्से में था, उसने तुमसे कह दिया था कि चले जाओ, लेकिन उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो हम लोगों से ठीक नहीं हो पाएगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आ जाओ वापस। इतना ना वो कहने के बाद उसकी आंखों में से आंसू आ गए, तो वो अपने आंसुओं को वाइप करती है और कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आना चाहते हो ना तो बिल्कुल मत आओ। मैं तुम्हें जान से मार डालूँगी अगर तुम आई भी तो यहाँ पर। और ऐसा कहने के बाद वो दोबारा से वीइंग के रूम के साइड जाती है, उसके रूम के डोर को ओपन करती है और अंदर जाके वो देखती है तो वीइंग ना एकदम सो रहा था। वो एकदम ऐसा लग रहा था सोते टाइम जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो उस टाइप से ना सो रहा था, लाइक अ बेबी की तरह वो सो रहा था। वैंकिंग उसके पास जाती है, उसके फोरहेड पे अपने हाथ को रखते हुए कहती है, वीइंग उठ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है। तभी वीइंग कहता है, प्लीज़ 5 मिनट और वो ऐसा कह के ना फिर से सो जाता है, दूसरी साइड करवट ले लेता है और करवट लेके ना वो सो गया था। तभी वैंकिंग कहती है, प्लीज़ उठ जाओ वीइंग, देखो तुम्हारे ऑफिस का टाइम होने वाला है, तुम्हें 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है ना, देखो 8:35 हो रहे हैं। तभी वीइंग जैसे ही इस टाइम को सुनता है ना, वो एकदम उठ के बैठ जाता है और कहता है, क्या मैं लेट हो गया? और वो ऐसा कह के जल्दी से बेड से उठ के ना सीधा बाथरूम में चला जाता है। वैंकिंग उसको आवाज़ लगाते हुए कहती है, वीइंग मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है, जल्दी से शावर लेकर ब्रेकफास्ट कर लो, और मैंने तुम्हारे लंच को भी ना प्रिपेयर कर दिया है, लंच बॉक्स को, तो जल्दी से आ जाना। ऐसा कह के वैंकिंग वहाँ से चली जाती है। वो अपने भाई वेंडिंग को ब्रेकफास्ट कराती है और उसको कहती है कि आज का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करना, अच्छे से देना, मैं चाहती हूँ कि तुम ना एकदम अच्छे से क्लियर करो एग्ज़ाम को। वेंडिंग कहता है, ओके सुजी, अब मैं जा रहा हूँ। तभी वीइंग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, 2 मिनट रुक जाओ, बस मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ। और वो ऐसा कह के ना जल्दी जल्दी अपना खड़े होके ही ना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करता है। वैंकिंग कहती है, वीइंग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ कर के ब्रेकफास्ट कर लो, खड़े क्यों हो? और वो उन दोनों को ना उनका लंच बॉक्स देते हुए कहती है कि इस लंच बॉक्स को ना खाली लेकर आना मेरे पास, अगर इसमें कुछ भी बचा तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहने के बाद ना वो स्माइल करते हुए कहती है कि अपना ख्याल रखना रास्ते में। इसके बाद वीइंग और वेंडिंग वहाँ से चले जाते हैं। वीइंग पहले अपनी कार से ना वेंडिंग को ड्रॉप करता है उसके यूनिवर्सिटी, एंड उसके बाद अपने ऑफिस में जाता है। ये एक छोटी सी कंपनी है, उसने 1 साल पहले ही ओपन की है। ये वीइंग इस कंपनी का ओनर है और वीइंग ना उस पर्सन को भूल चुका है जिससे उसने कहा था कि तुम चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। उसको ना कुछ भी याद नहीं है, उसको बस नाइटमेयर्स आते हैं, उसको सब कुछ याद है सिवाय उस पर्सन के। उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो हमें ना दिखाया जाता है। यहाँ से ना एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वीइंग जिसको ना जियांग चेंग, जियांग यानली, ये दोनों परेशान कर रहे थे बिकॉज वीइंग इनके नौकर वी चांगसे का बेटा है, एंड मैडम यू और जियांग फैनमियांग, उन्होंने भी इसको यहाँ पर सिर्फ इसलिए रख लिया था वीइंग को, वीइंग के मॉम डैड की डेथ के बाद, कि हाँ वीइंग सर्वेंट का बेटा है, वो सर्वेंट ही रहेगा और हमारे काम आएगा, हमारे बच्चों के काम करेगा। इस वजह से जियांग फैनमियांग और मैडम यू ने वीइंग को रख लिया था। वीइंग कभी भी पढ़ाई में पीछे नहीं था, वो पढ़ाई करना चाहता, लिखना चाहता, पढ़ना चाहता, बट जियांग फैनमियांग और मैडम यू जो कि ऐसा नहीं चाहते थे, और वो ना वीइंग को स्कूल जाने पे ना मार लगाते थे। दोनों ही इसमें जियांग फैनमियांग एंड मैडम यू दोनों ही क्रूल हैं, एंड जियान यानली और जियांग चेंग भी, वो दोनों भी अनजाने में ही सही, लेकिन वो दोनों
क्रूल हैं और वो वीइंग को ना हर्ट करते रहते हैं एवरी टाइम। वो वीइंग से ना अपना सारा काम करवाते हैं। जियांग चंग अपना सारा होमवर्क वीइंग से करवाता है, जबकि वीइंग उससे पूरे 2 साल छोटा है। तब भी वो अपना सारा का सारा होमवर्क वीइंग से करवाता है। और वीइंग जो कि जियांग चंग का सारा होमवर्क एकदम सही करता है, वो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करता है होमवर्क को करने में। और वो उसकी ना स्कूल का सारा वर्क करता है, घर में सफाई करता है। एंड जियांग फैनमियांग का एक फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस पर उन्होंने कुछ जानवर्स को पाल रखा है, कुछ पेट होते हैं जो हॉर्स वगैरह, उनको ना पाला हुआ है। तो उनको भी खाना खिलाना, उनको क्लीन करना, उनकी केयर करना, ये सब ना वीइंग की जिम्मेदारी है। और वीइंग इस समय 8 इयर्स ओल्ड है और आज उससे ना एक गलती हो गई कि वो खेलते खेलते ना लेट हो गया घर आके डिनर बनाने के लिए। वो मैडम यू की ना इस समय प्रेजेंट में हेल्प करता है। और मैडम यू ऐसा देख कर कि हाँ वीइंग घर नहीं आया है उनकी हेल्प करने के लिए खाना बनाने में, वो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। लेकिन वीइंग जैसे ही भागते हुए आता है ना, तो मैडम यू गुस्से में उसको एक थप्पड़ मारती हैं। वो उसकी बात को सुनती भी नहीं है। और मैडम यू के थप्पड़ की वजह से ना वीइंग एकदम फर्श पे गिर गया था। और जियांग चंग और जियान यानली उनको ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है वीइंग के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद मैडम यू उसे कहती हैं, लड़के तुम लेट हो, तुम्हें दिख रहा है, तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें हम खाना खिला रहे हैं, तुम जिंदा हो। अगर हमने तुम्हें नहीं पाला होता ना, अगर हमने तुम्हें यहाँ नहीं रखा होता तो तुम कहीं भूख से तड़प के मर गए होते, या तुम्हें ना चील कौवे नोच के खा गए होते। ऐसा ना वो गुस्से में कहती हैं। और वीइंग को हाथ से पकड़ के बहुत ही टाइट उन्होंने उसके आर्म को पकड़ा और आर्म्स पे से उसको पकड़ के खड़ा करते हुए कहती हैं, अब जाओ जाके ना डिनर के लिए ना प्लेट्स को लगाओ टेबल पे, मैंने डिनर बना लिया है और तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ये सब लोग ना डिनर कर रहे होते हैं, बट वीइंग को आज खाना नहीं मिलेगा और उसको ना अस्तबल में सोना है आज घोड़ों के पास। मैडम यू ने उसको ये सजा दी थी। जियांग फैनमियांग, जियान यानली, जियांग चंग, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था कि वीइंग के साथ मैडम यू ऐसा कर रही हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि जियांग फैनमियांग कहते हैं कि हाँ तुम आज अस्तबल में सोना और ध्यान रहे कि कोई भी जंगली शिकारी मेरे घोड़ों को नुकसान ना पहुँचाए। वीइंग जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन वो फिर भी अगर वो नहीं जाता तो उसको और ज़्यादा मार लगती, उसको ना और ज़्यादा पिटाई लगती उसकी। इस वजह से वो ना अस्तबल की साइड चला जाता है। और अस्तबल में जाके वहाँ पे ना एक घोड़ा था जिससे वीइंग ना बातें किया करता था। वो उस घोड़े से ना बातें करने लगता है। उसको बहुत डर लग रहा था, अंधेरी रात में उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तभी उसे ना कुछ सुनाई देता है। उसे ऐसा लगा कि कोई है वहाँ पर, और वो ना डरते हुए ना एक स्टिक अपने हाथ में लेके देखने के लिए जाने लगता है। और वो देखता है तो वहाँ पर ना एक पर्सन था जिसको वो ना घायल था, वो पर्सन घायल था। उस पर्सन को घायल देख करके वीइंग अपने माइंड में सोचता है कि ये कौन है और ये इनके खून क्यों निकल रहा है, इनके हाथ में चोट कैसे लग गई। और ऐसा सोच के ना वो उस पर्सन से पूछ लेता है, आप कौन हो। वो पर्सन वीइंग को देख कर ये कहते हैं कि प्लीज़ चुप रहो और यहाँ आओ, मेरे पास आओ। और वो वीइंग को अपने पास बुलाते हैं और अपने पास बिठा लेते हैं छुपा करके, और कहते हैं प्लीज़ आवाज़ मत करना, वो बुरे लोग हैं जो मुझे ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आवाज़ मत करना, चुप रहना। वीइंग जो कि 8 साल का बच्चा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, बट हाँ उसको इतना समझ में आया कि अगर मैं बोलूँगा तो कुछ भी गलत हो सकता है और मुझे चुप ही रहना है। उस व्यक्ति के कहने पर, उस इंसान के कहने पर वीइंग चुप रहता है। और थोड़ी देर बाद वो इंसान कहता है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी होगा और एक कोई भी चीज़ धारदार, जिससे कि मैं अपने इस घाव को ठीक कर सकूं। तभी वो वीइंग ना छोटा सा बच्चा वो बोलता है कि हाँ मेरे पास है तो सही, लेकिन अगर आपको मेरे ओनर्स ने देख लिया, मेरे मालिक ने और मालकिन ने, तो वो मुझे बहुत मारेंगे। तभी वो पर्सन कहता है, कोई बात नहीं, मुझे बस थोड़ा सा पानी ला कर के दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तुम्हें कोई नहीं मारेगा। इसके बाद वीइंग दौड़ के जाता है और अस्तबल में से ना थोड़ा सा पानी लेकर के आता है। एक कटोरी में वो पानी लेकर के आया था, लकड़ी की एक बहुत ही छोटी सी कटोरी थी उसकी, उसमें ना वो पानी लेकर के आता है और उस पर्सन को देता है। वो पर्सन
इस चीज़ को देख कर ना कि हाँ ये बच्चा कितना इनोसेंट है, उसकी आँखों में ना अचानक से एकदम से ना आंसू आ गए और वो आंसू ना उसकी आँखों में से लुढ़क गए, एकदम नीचे गिर गए। और वीइंग ना जब उस पर्सन को ऐसे रोते हुए देखता है तो वो उसके आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, प्लीज़ अंकल मत रोइए, आप कौन हो? तभी वो सामने वाला इंसान कहता है कि कोई नहीं बेटा, मैं कोई नहीं हूँ, मेरा ना इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो वीइंग कहता है, मेरा भी कोई नहीं है अंकल, मैं भी ना आपकी तरह ही हूँ, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। उस इंसान की आंखों में ना और भी ज़्यादा आंसू आ गए थे कि ये छोटा सा बच्चा है, इसका कोई नहीं है इस दुनिया में। और वो ऐसा कह के ना रोने लग गए थे। और वो वीइंग ना फिर से ना उनको ना पानी ऑफ़र करता है कि आपने पानी मांगा था, आप पी लीजिए। और वो पर्सन ना उस पानी को पी लेते हैं। तभी जियांग फैनमियांग और मैडम यू, उनकी ना आवाज़ आती है, क्या हो रहा है ये अस्तबल में, कौन है तुम्हारे पास? तभी वीइंग कहता है, अंकल प्लीज़ आप भाग जाइए, नहीं तो वो ना आपको भी मारेंगे। और ऐसा कह के ना वीइंग उस अंकल को ना वहाँ से ना भगा देता है। और वो जो पर्सन था ना वो वीइंग के लिए वहाँ से ना चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। वो बहुत दूर जाके ना एक पेड़ के पीछे छुप के ना देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। जियांग फैनमियांग और मैडम यू वो दोनों ना जैसे ही वीइंग के पास आते हैं तो वहाँ पे ना वो खून की कुछ बूंदें गिरी हुई देखते हैं। वो मैडम यू वीइंग को ना एकदम कस के टाइट से ना पकड़ती हैं उसके कंधे पे से, शोल्डर्स पे से, और उससे पूछती हैं, कौन था यहाँ पर, बताओ मुझे। वीइंग ना कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बिकॉज मैडम यू का चेहरा ना इस समय बहुत ज़्यादा स्कैरी हो रखा था। उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो रखी थी, उनके पूरे फेस पे गुस्सा था। तभी मैडम यू ना, वीइंग जब बोलता नहीं है तो मैडम यू उसको ना एक थप्पड़ लगा देती हैं कस के और कहती हैं, अब तुम्हें पूरे 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। और ऐसा कह के वो ना वहाँ से चली जाती हैं। जियांग फैनमियांग कहते हैं, हाँ और तुम ना पूरे 2 दिन तक घर से बाहर रहोगे, तुम्हें घर के अंदर भी आने को नहीं मिलेगा। और वीइंग ना बेचारा वहाँ पे ना रोता ही रह जाता है। अब यहाँ से ना हमारा ना कहानी प्रेजेंट में आती है और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है वीइंग जैसे ही अपने ऑफिस में पहुँचता है तो सभी लोग ना उसे उठ के ना वो डाउन करते हैं, उसको ग्रीट करते हैं और वो अपने ऑफिस में जाके ना बैठ जाता है। तभी उसकी सेक्रेटरी म्यान वहाँ पर आती है और उसे कहती है, बॉस आज हमारी 3 मीटिंग्स हैं, क्या आप रेडी हैं? तब वीइंग कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। और हमारी मीटिंग्स कितने बजे हैं? वीइंग ना एकदम बहुत ही अच्छी सी ना स्माइल देते हुए कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ, हमारी मीटिंग्स कितने बजे हैं? तो म्यान कहती है कि अभी हमें आधे घंटे बाद ही एक मीटिंग के लिए जाना है, उस मीटिंग के बाद हमें लगातार मीटिंग्स में जाना ही है बॉस। और वो ऐसा कह कर के एक फ़ाइल देती है वीइंग को और वीइंग उस फाइल को रीड करने के बाद कहता है, ठीक है मैं तुम्हें थोड़ी देर में बता दूंगा कि हाँ हमें कब निकलना है मीटिंग के लिए, उन लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करवाओ। उन लोगों ने हमें पूरे 1.5 महीने इंतज़ार करवाया उनसे मीटिंग के लिए, तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार उनसे करवा लेना चाहिए। तो म्यान कहती है कि बॉस अगर उन्होंने डील कैंसिल कर दी तो? तब वीइंग कहता है, मेरे से ज़्यादा अच्छी डील कोई दे पाएगा इस पूरे सिटी में? तो म्यान कहती है, नहीं बॉस आपसे ज़्यादा बेटर ना कोई नहीं हो सकता है। और वो ऐसा कह के एक स्माइल देने लगती है वीइंग को। तब वीइंग कहता है, ठीक है मुझे ये वाली स्माइल मत दो और जाके अपना काम करो, मैं तुम्हें ना बता दूँगा। हेलो एवरीवन, आप लोगों को आज का पार्ट कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आपकी कमेंट करने के बाद ही ना मैं इस स्टोरी को आगे लिखूँगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय। हेलो एवरीवन।